तो नमस्कार साथियों, द कैरियर मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि हमने सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में, इसकी कुछ थ्योरी और इसके साथ साथ इसके कुछ एमसीक्यूज जो कि पिछली साल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पीएटी एग्जाम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन है। तो वास्तव में सेल डिवीजन होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे और ये कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो है सेल डिवीजन। तो अगर हम एक बात करें सेल डिवीजन की, तो क्यों हमें सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को कोशिकाओं के विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो मृत हो जाती हैं और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, हमारे मसल्स के डेवलपमेंट के लिए जो कोशिका है वो क्या करती है, विभाजन करती है। तो कोशिका को विभाजन की क्यों आवश्यकता होती है, हमारे शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए क्या होती है, विभाजन की आवश्यकता होती है। विभाजन करती कैसे है, अगर जैसे मान लो ये कोई कोशिका है और इसका केंद्रक है, इसके अंदर भरे हुए होते हैं गुणसूत्र, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र। ये कोशिका क्या करती है, अपने आप को दो भागों में बांटकर नई संतति कोशिकाओं का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। इस तरीके से क्या है, नई संतति कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका दो नई संतति कोशिकाओं में या फिर चार नई संतति कोशिकाओं में क्या कर लेती है, विभाजन कर लेती है, जिस कारण हमारे शरीर की वृद्धि और विकास संभव हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो जो कोशिका अपने आप को दो भागों में विभाजित करती है, इस कोशिका को हम कहते हैं जनक कोशिका। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जनक कोशिका। इसे हम बोलते हैं पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। और जो नई कोशिका बनती है इसे हम बोलते हैं संतति कोशिका। इसे क्या बोलते हैं, संतति कोशिका। तो अगर हम बात करें कोशिका विभाजन में, जो कोशिका अपने आप को दो भागों में विभाजित करती है, जो ओल्ड कोशिका होती है, ओल्ड सेल होती है, वो क्या कहलाती है, जनक कोशिका कहलाती है। और जो दो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। तो इस तरीके से कोशिका अपने आप को विभाजित कर लेती है, जिसमें इसके गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं और इसका जो कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, सब विभाजित हो जाता है और दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये दो नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका के या तो फिर समान भी हो सकती हैं या फिर उससे भिन्न भी हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें कोशिका विभाजन की, अगर हम कोशिका विभाजन के बारे में बात करें तो इसको मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम कोशिका विभाजन के बारे में बात करते हैं तो इसे कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, तीन प्रकारों में। अगर इसके प्रकार के बारे में हम बात करें, इसके कितने प्रकार होते हैं, तीन। इसमें पहला क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन इसे बोलते हैं मायोसिस। और तीसरा होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं मायोसिस। ये तीन प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन की, तो इसमें समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें क्या होती है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका
अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन में, तो इसमें क्या होता है, 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। निर्माण होता है। इसमें भी जो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में भी कोशिका 2 या फिर अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन में, तो इसमें जो जनक कोशिका है वो मतलब जो संतति कोशिका है वो जनक कोशिका के क्या होती है, समान होती है। इसमें जो संतति कोशिका है वो जनक कोशिका के क्या होती है, समान होती है। इसमें भी समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। समान या फिर भिन्न दोनों हो सकती है। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र हैं, जितने गुणसूत्र जनक कोशिका में होंगे उतने ही गुणसूत्र कहाँ होते हैं, संतति कोशिका में होते हैं। लेकिन इसमें अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन में, तो गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो उसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं। किसकी तुलना में, जो जनक कोशिका है उसकी तुलना में। तो इस तरीके से हम विभाजन को 3 भागों में बांटते हैं, एक तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। अगर हम समसूत्री विभाजन के बारे में बात करें तो यह जो होता है वो होता है हमारी कायिक कोशिकाओं में। यह कहाँ होता है, हमारी कायिक कोशिकाओं में, जिन्हें हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है हमारी जनन कोशिकाओं, जनन कोशिकाओं में, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। जैसे कि ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, तो ओवम और स्पर्म में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो एक जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट क्या हो जाता है, 4 नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो ये विभाजन कहाँ होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन में, तो इसमें जो सोमेटिक सेल है, जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक होती हैं, उन कोशिकाओं के विभाजन में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अगर हम समसूत्री विभाजन के स्टेप के बारे में बात करें तो इसे मुख्य रूप से 5 स्टेप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इंटरफेस। अगर हम बात करें, पहला स्टेप जो होता है इंटरफेस, इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है G1, दूसरी होती है S, और तीसरी होती है G2। इसमें क्या होता है, G1 में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर का निर्माण होता है G2 में। अगर हम बात करें तीसरी फेस, जो तीसरी फेस है, दूसरी फेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेस बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोफेस कहते हैं। ये जो प्रोफेस है, प्रोफेस, इसमें क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों तरफ जो केंद्रक झिल्ली होती है वो गायब होने लगती है। केंद्रक झिल्ली क्या होती है, गायब होने लगती है। अगर हम बात करें तीसरे की, तो जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है मेटाफेस, जिसे हम स्पिंडल फाइबर का निर्माण भी होता है, मतलब जो तर्क धागे हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये कोई कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, और यहाँ पे इसके गुणसूत्र हैं। इस तरीके से जो क्रोमोसोम है इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तारक काय का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और इससे ये गुणसूत्र इस तरीके से जुड़ने लगते हैं। ये जो गुणसूत्र हैं इससे इस तरीके से क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। तो ये क्या किस अवस्था में होता है, मेटाफेज की अवस्था में होता है। अगर हम बात करें, जो चौथी अवस्था है वो होती है एनाफेज, जिसे हम बोलते हैं एनाफेज। इस अवस्था में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ है, ये स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र को 2 भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। और इस तरीके से दोनों और ऊपर वाले गुणसूत्र ऊपर की ओर, और नीचे वाले गुणसूत्र कहाँ जाने लगते हैं, नीचे की ओर जाने लगते हैं। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का जो क्रोमोसोम है उनका पृथक्करण होता है। क्रोमोसोम का पृथक्करण होता है। इस तरीके से क्या होती है, एनाफेज अवस्था होती है। अगर हम बात करें लास्ट अवस्था की, जिसे हम बोलते हैं टेलोफेज फेज,
इसे हम क्या कहते हैं, टेलोफेज कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी अवस्था होती है। इसमें जो केंद्र झिल्ली है, जिसका जो केंद्र झिल्ली गायब होती है वो वापस आ जाती है, केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, और कोशिका क्या होती है, पूरी तरह से कोशिका के जितने अंगक हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद जो लास्ट अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। से बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसे हम बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, कोशिका पूरी तरह से दो नई कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से जो समसूत्री विभाजन है वो इन अवस्थाओं में क्या होता है, कंप्लीट होता है। जिस तरीके से समसूत्री विभाजन होता है उसी तरीके से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। अगर हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन भी इसी तरीके से होता है। कैसे होता है, जिस तरीके से इसमें इंटरफेस अवस्था होती है, प्रोफेस अवस्था होती है, मेटाफेस और एनाफेस और टेलोफेस अवस्था होती है, उसी तरीके से इसमें होती है। लेकिन इसमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं। एक तो फर्स्ट डिवीजन होता है, फर्स्ट, और एक होता है सेकंड डिवीजन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन में भी जितनी अवस्थाएं यहाँ पे है, क्या है, प्रोफेस, जो पी फेस होती है, या पहले तो इंटरफेस होती है, पहले क्या होता है, इंटरफेस, तो इसे हम बोलते हैं इंटरफेस फर्स्ट, इंटरफेस फर्स्ट। उसके बाद प्रोफेस, प्रोफेस फर्स्ट, फिर मेटाफेस, मेटाफेस फर्स्ट। उसके बाद होता है एनाफेस, एनाफेस फर्स्ट। उसके बाद आता है टेलोफेस फर्स्ट। इस तरीके से होती है। और यहीं पर दूसरा स्टेप, पहले जो फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है, एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। फिर सेकंड डिवीजन में जो दो नई कोशिकाएं बनी है वो फिर से दो कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड डिवीजन बोलते हैं। इस तरीके से जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका चार कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जितनी ये अवस्थाएं वही यहाँ पे सेकंड रूप से होती है, मतलब इंटरफेस सेकंड, प्रोफेस सेकंड, और उसके बाद मेटाफेस सेकंड, उसके बाद एनाफेस सेकंड, और उसके बाद टेलोफेस सेकंड। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कोशिका पूरी तरह से दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रोफेस होती है वो 5 भागों में विभाजित होती है। जिस तरीके से यहाँ पे जो इंटरफेस है वो 3 भागों में विभाजित है, वही यहाँ पे होता है जो कि क्या होती है, 5 भागों में विभाजित होती है। तो अब हम अगर बात करें आगे तो इस तरीके से कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। अब इसके कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये टोटल थ्योरी है जिसके बारे में हमें आगे क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है 2 भागों में। कैसे, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, इसका ये केंद्रक है, इसके अंदर जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र क्या करेंगे, पहले तो ये जो कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित होने के लिए क्या होगी, अपने गुणसूत्रों को अलग करेगी। इस तरीके से गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दोनों तरफ क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। जैसे मान लो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ, तो ये जो गुणसूत्र हैं वो इस ओर क्या होने लगेंगे, ऊपर की ओर इस तरीके से क्या होने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर से जुड़ने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अवस्था में ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और जो अगली अवस्था होती है उसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से एक दूसरे से अलग होकर ये केंद्रक 2 भागों में विभाजित होने लगता है। फिर अगले स्टेप में क्या होती है, कोशिका विभाजित हो जाती है 2 भागों में। तो इस तरीके से कोशिका विभाजन होता है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अगर हम इसके क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उनको देखते हैं। इसकी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें करना है जो कि आपके सामने है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि डीएनए संश्लेषण, अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए संश्लेषण निम्नलिखित में से किस चरण में होता है। अगर हम डीएनए संश्लेषण की बात करें तो हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी किसकी, इंटरफेस की, जिसमें क्या होता है, एक तो होता है G1, एक होती है S G1, उसके बाद क्या होती है S, और एक होती है G2। इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। S में बात करें अगर तो इसमें क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स या फिर क्रोमेटिन धागों का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटिन धागों का निर्माण होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि डीएनए संश्लेषण निम्नलिखित में से किस चरण में होता है। तो बात करें तो किस में होता है, एस चरण में होता है। अगर डीएनए संश्लेषण की बात की जाए तो वो किस चरण में होता है, एस चरण में होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो क्या कहता है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, एक सेकेंड, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है, मेटाफेज के दौरान स्पिंडल तंतु किस स्थान से जुड़े होते हैं? तो अगर हम बात करें, जब मेटाफेज की अवस्था होती है तो इसमें स्पिंडल जो क्या होता है, मेटाफेज की अवस्था में, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, इसका एक केंद्रक है, इसमें मेटाफेज में क्या होता है, यहाँ पे कुछ तुर्क धागों का निर्माण होता है जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इस तरीके से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, जो यहाँ पे जाके आगे क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम में क्या हो जाते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं। इस तरीके से कहाँ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेटाफेज के दौरान स्पिंडल तंतु किस स्थान से जुड़ते हैं? तो इसमें किस स्थान से जुड़ते हैं? काइनेकोर, जो क्या होता है, काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स होते हैं उनसे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, ये जो हिस्सा होता है जहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि मेटाफेज के दौरान स्पिंडल तंतु किस स्थान से जुड़ते हैं? तो किस स्थान से जुड़ते हैं, काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस किस चरण में गायब हो जाते हैं? अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और न्यूक्लियस है तो वो किस चरण में गायब होते हैं? तो हमने जैसा कि अभी देखा था कि प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो प्रारंभिक प्रोफेज होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, अर्ली प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियोलस, ठीक है, मतलब जो केंद्रिका है और केंद्र झिल्ली है वो क्या होती है, प्रोफेज में गायब हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो दो भागों में टूटने लगते हैं। तो पहली जो अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं प्रोफेज, तो प्रारंभिक प्रोफेज में क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियोलस है वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके बाद लेट प्रोफेज में क्या होता है, तो नए स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, होती नहीं है, प्रारंभ हो जाती है, पूरी तरह से नहीं होती है। स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से कहाँ निर्मित होते हैं, वो होते हैं मेटाफेज की स्थिति में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोल्स किस चरण में गायब होने लगते हैं? तो जो अर्ली प्रोफेज है जिसे हम प्रारंभिक प्रोफेज बोलते हैं उसमें क्या होते हैं, ये गायब होने लगते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या है, कोशिकाओं के गुणसूत्रों को गिनने के लिए सबसे उपयुक्त चरण कौन सा है? तो ऐसा कौन सा चरण है जिसमें हम कोशिका के जो गुणसूत्र हैं उसके अंदर, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनको अच्छी तरह से गिन सकते हैं? तो मेटाफेज एक ऐसी अवस्था होती है, अगर हम बात करें तो मेटाफेज एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र पूरी तरह से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब प्रोफेज की अवस्था में केंद्र झिल्ली है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, जिस कारण से अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो पूरी तरह से दिखाई देने लगते हैं। तो जो मेटाफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, पूरी तरह से दिखाई देने लगते हैं। अगर हम बात करें टेलोफेज की, तो टेलोफेज में क्या होता है, यह प्रोफेज की अपोजिट होती है, यह क्या होती है, प्रोफेज का उल्टा। जो प्रोफेज होती है उसका क्या होता है, उल्टा होता है। कौन सी? एटेलोफेज अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो प्रोफेज में क्या होता है कि जो केंद्र झिल्ली है वो क्या होने लगती है, गायब होने लगती है। लेकिन अगर हम बात करें टेलोफेज में, तो टेलोफेज में वापस केंद्र झिल्ली स्पष्ट होने लगती है और केंद्र क्या होने लगता है, पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो टेलोफेज की अवस्था में क्या होता है, जो केंद्र झिल्ली है वो स्पष्ट होने लगती है। अगर इंटरफेस के बारे में हम बात करें तो इंटरफेस में वही तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? एक तो G1, एक होता है S और होता है G2, इस तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कोशिकाओं के गुणसूत्रों को गिनने के लिए सबसे उपयुक्त चरण कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त चरण की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है, मेटाफेज होता है। तो मेटाफेज हमारा क्या है, इसका आंसर है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, कॉलचीसिन कोशिका विभाजन को किस चरण पर रोकता है? जो कॉलचीसिन है, कॉलचीसिन क्या है, एक ऐसा एजेंट होता है जो कि कोशिका में प्रोटीन के बहुलकीकरण के लिए क्या करता है, रोकता है।
एक सेकंड। हेलो, हाँ, रुकिए कॉल कर रहा हूँ। हेलो, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या था, कॉल्चीसिन जो है वो कोशिका विभाजन को किस चरण पर रोकता है। जो कॉल्चीसिन है कोशिका विभाजन को किस चरण पर रोकता है। तो कॉल्चीसिन क्या होता है, यह एक ऐसा एजेंट है, जो कॉल्चीसिन होता है, अगर हम बात करें कॉल्चीसिन की, तो कॉल्चीसिन होता है वो क्या होता है, एक ऐसा एजेंट होता है जिसका काम क्या होता है, जो प्रोटीन के बहुलकीकरण को रोकना। प्रोटीन के बहुलकीकरण को क्या करता है, रोकता है। तो जो कॉल्चीसिन है कोशिका विभाजन की को किस चरण पर रोकता है, तो अगर हम बात करें तो मेटाफेज एक ऐसा चरण है जिस चरण में जो कॉल्चीसिन है वो प्रोटीन के बहुलकीकरण को रोक देता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि कॉल्चीसिन कोशिका विभाजन को किस चरण पर रोकता है, तो मेटाफेज की अवस्था में क्या करता है, रोकता है। अगर हम इंटरफेज के बारे में बात करें तो वही 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण होता है। प्रोफेज के बारे में बात करें तो इसमें केंद्रक जो न्यूक्लियोलस है और बात करें तो केंद्रक झिल्ली है वो क्या होने लगती है, गायब होने लगती है। अगर हम बात करें एनाफेज की तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, पूरी तरह से 2 भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जो माइटोसिस का सबसे छोटा चरण कौन सा है। माइटोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोसिस का सबसे छोटा चरण कौन सा होता है, तो एनाफेज सबसे छोटा चरण होता है। एनाफेज में क्या होता है, इस अवस्था में जो कोशिका है, कोशिका के जो केंद्र है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ये क्या होते हैं, पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित होकर जो सेंट्रोमियर है उनकी ओर क्या होने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, एनाफेज। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस चरण में बनती है। तो अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने भी बताया था कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस में क्या होता है, इसमें जो प्रोफेस होती है, प्रोफेस की अन्य 5 अवस्थाएं होती हैं जिसमें जाइगोटीन भी सम्मिलित होता है, पैकेटिन भी सम्मिलित होता है, डिप्लोटीन भी होता है और डाइकाइनेसिस होता है। तो अगर हम बात करें क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो जो होता है डाइकाइनेसिस में। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और इस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है इसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। मतलब अनुवांशिक पदार्थ है, फिर अनुवांशिक सामग्री है, वो क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है और अलग अलग क्रोमोसोम के पास क्या हो जाता है, उसका आदान प्रदान कर लिया जाता है। किसका, अनुवांशिक पदार्थ है फिर अनुवांशिक सामग्री का। तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, डाइकाइनेसिस में होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या है, G1 और G2 चरणों के बीच में कौन सा चरण आता है। तभी हमने बात की कि जो इंटरफेज होता है उसमें 3 चरण होते हैं, एक तो G1, S और G2। तो G1 और G2 के बीच में कौन सा चरण आता है, इसमें होता है S चरण। क्या होता है, S चरण जो होता है वो होता है G1 और G2 के बीच में आता है। M चरण जिसे हम मेटाफेज भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मेटाफेज, इसे कहते हैं मेटाफेज। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें जब कोशिका की 5 अवस्थाएं संपूर्ण हो जाती हैं, उसका केंद्रक का विभाजन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये कोशिका पूरी तरह से 2 भागों में क्या हो जाती है, 2 भागों में बंटना। कोशिका का और कोशिका द्रव्य का 2 भागों में विभाजित होना, 2 भागों में विभाजित होना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अगर हम बात करें टेलोफेज की तो एक ऐसी अवस्था है जो कि प्रोफेज की अपोजिट होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली पूरी तरह से क्या होने लगती है, स्पष्ट होने लगती है, केंद्रक स्पष्ट होने लगता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो प्रोफेज के किस उपचरण में, प्रोफेज बन के किस उपचरण में सिनेप्सिस का निर्माण होता है। तो डिप्लोटीन एक ऐसी अवस्था है, नहीं अगर हम बात करें तो जाइगोटीन में क्या होता है,
जाइगोटीन में सिनेप्सिस का निर्माण होता है। ठीक है, सिनेप्सिस क्या होते हैं? जब कोशिका का विभाजन होता है तो इसमें तर्क जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रोफेज के किस उपचरण में सिनेप्सिस का निर्माण होता है? तो जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस का निर्माण होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मियोसिस में अनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? जो मियोसिस होता है उसमें क्या होती है? ज्यादातर अनुवांशिक विविधता आती है। मियोसिस मतलब अगर हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन है। ज्यादातर अनुवांशिक विविधता है जो किसके कारण आती है? अनुवांश जो किसके कारण आती है? मियोसिस के कारण आती है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थों का जो होता है आदान प्रदान होता है, जिस कारण से कोशिका में विविधता उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी जो अनुवांशिक मेयोसिस की जो अनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। मतलब स्वतंत्र रूप से कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है, और स्वतंत्र रूप से अनुवांशिक जो लक्षण है वो क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगला जो प्रश्न है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन किस विभाजन को कहा जाता है? अगर हम रिडक्शन डिवीजन के बारे में बात करें तो रिडक्शन डिवीजन किसमें होता है? प्रथम अवस्था में। अगर हम रिडक्शन डिवीजन के बारे में बात करें तो कहलाता क्या है रिडक्शन डिवीजन? जब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस, अगर हम मियोसिस के बारे में बात करते हैं इसमें क्या होता है? जो मियोसिस होता है इसमें जो एक कोशिका है वो क्या होती है? 4 नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें 4 नई कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र हैं वो संतति कोशिका में जो गुणसूत्र हैं वो जनक कोशिका के क्या होते हैं? आधे होते हैं। जनक कोशिका के क्या होते हैं? आधे होते हैं, जिसके कारण इसमें गुणसूत्र में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इस गुणसूत्र की कमी को ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो यह जो किस अवस्था में होता है? जो फर्स्ट डिवीजन अवस्था में होता है। मतलब जो प्रथम विभाजन होता है उसमें क्या होता है? कोशिका जो है वो पूरी तरह से उसके जो गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, और इसे हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो कौन सी अवस्था में होता है? प्रथम विभाजन में होता है। और द्वितीय विभाजन समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है, इसमें जो गुणसूत्र हैं वो आधे नहीं होते। ठीक है, तो प्रथम जो डिवीजन है उसमें क्या होता है? गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किसके दौरान बनता है? तो अगर हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो इसमें सिनेप्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में बनता है? तो ये जाइगोटीन की अवस्था में बनता है। अभी हमारा क्वेश्चन आया था सिनेप्स के बारे में, वही है। तो सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स है वो कब बनता है? जाइगोटीन की अवस्था में बनता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो चायस्माटा किस चरण में दृष्टिगोचर होते हैं? चायस्माटा है वो किस चरण में दृष्टिगोचर होते हैं? तो हम बात करें तो जो डिप्लोटीन की अवस्था है इसमें क्या होते हैं? चायस्माटा क्या हो जाते हैं? दिखने लगते हैं, दृष्टिगोचर हो जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? मियोसिस के बाद कितनी डॉटर कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अभी हमने देखा कि एक जो मियोसिस है वो क्या करती है, जैसे मान लो ये एक कोशिका है तो ये क्या करेगी? 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इस तरीके से 2 नई डॉटर सेल का निर्माण करेगी। ये जो 2 नई डॉटर सेल हैं वो क्या करती हैं? फिर से विभाजन करती हैं और 2 नई डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। इस तरीके से इसका केंद्रक है। इस तरीके से क्या करती है? 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो पहले एक कोशिका फर्स्ट डिवीजन के दौरान 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यहां पे ये कहलाता है फर्स्ट डिवीजन। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिवीजन। और ये जो कहलाता है वो है सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन। तो इस तरीके से एक कोशिका 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो मियोसिस के बाद मतलब मियोसिस के बाद कितनी डॉटर कोशिकाएं बनती हैं? तो 4 डॉटर कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जो लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन चरण में निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो इसमें क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम है वो संकुचित हो जाते हैं। लेप्टोटीन की अवस्था होती है जो कि प्रोफेज की एक उप अवस्था है। इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं क्या? क्रोमोसोम।
तो ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने बात की। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो टिश्यू पर रहेगा। टिश्यू के हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ थ्योरी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।